Good afternoon, everyone. So, my name is Harsha. I am your faculty for Department of Commerce and Business Management, and I will be taking Human Resource Management for BCom Honors SEM 3. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कि ये वर्ड है, ये काफ़ी पॉपुलर है. इनफैक्ट हर जगह पे आप पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या उसकी अवधारणाएँ हैं, क्या बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. इनफैक्ट हम जानते भी हैं. एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए आज आपने एक कंपनी लिया, आपके पास कैपिटल भी है, तो नेक्स्ट आपके पास मशीनरी भी आ गया. अब नेक्स्ट क्या बचा? ह्यूमन रिसोर्स. ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपको इसी की वजह से आपकी कंपनी का सारा एक्टिविटीज़ होगा, राइट. तो अब हम जानने की बेसिकली कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है. मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ जानते हैं. तो चलिए देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दो वर्ड में डिवाइड किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स प्लस मैनेजमेंट, राइट. तो ह्यूमन रिसोर्स को हम अगर एकदम ब्रीफ में डिफाइन करें तो वो होता है पीपल एट वर्क. वह कर्मचारी जो ऑफिस में काम करते हैं, जो दफ्तर में काम करते हैं, है ना. तो अब इसमें चपरासी भी आ जाएगा आपका, क्लर्क भी आ जाएगा आपका, और सीनियर मैनेजमेंट जो भी आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको हम कहेंगे पीपल एट वर्क. दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट. पढ़ा तो है ही, बहुत बार पढ़ा है मैनेजमेंट. उसके अंदर क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोक्योरमेंट. किस चीज़ का? ह्यूमन रिसोर्स का. जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो बेसिकली एचआरएम क्या होता है? सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स जो अपनाते हैं हम, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए. क्यों? ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ आप उसको जोड़ सको, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े. क्यों बढ़े भाई? क्योंकि उनको चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो जानते ही हैं कि जितना अच्छा परफॉर्म करेगा बंदा ह्यूमन रिसोर्स में, जितना अच्छा उनका स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ही अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्म करेगा. कॉस्ट कम होगी, है ना, वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगी, राइट. तो इसलिए जितना अच्छा आपका रहेगा ह्यूमन रिसोर्सेज, उतना ही अच्छा आपका आगे भी डिपार्टमेंट वाइज भी जो सेग्रीगेशन होती है ह्यूमन रिसोर्सेज, हर जगह ज़रूरत होती है, कोई एक जगह ज़रूरत नहीं होती. तो सारी चीज़ों को कंबाइन कर देंगे, उसको मैनेज करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, यही होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसके अंदर ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हम कवर करने वाले हैं. आगे इससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट याद रखिएगा, स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट नहीं होता है, उसको सारे डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना होता है. क्यों भाई? अच्छा ये बताइए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में विदाउट ह्यूमन रिसोर्स आपका काम होगा? जी बिल्कुल नहीं, राइट, है ना. तो इसीलिए हर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग हो जाए, एडवर्टाइजमेंट हो जाए, अकाउंट्स हो जाए, सब जगह आपका ये ह्यूमन रिसोर्स का इम्पॉर्टेंस आता है. इसलिए हम इसको कहते हैं एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी संगठन का ये बहुत ही बड़ा एसेट होता है. अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका होता है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव. सोसाइटल माने सोसाइटी. तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्यों? आखिर आप गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, है ना. तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव को हम उसको कंसिडरेशन में लेके चलेंगे. ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. ठीक है, देखिए अब एक वर्ड में लिखती हूँ, CSR. इसके बारे में तो आपने पढ़ा है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये क्यों हम
जानने की कोशिश किए थे। इसलिए जानने की कोशिश किए थे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये CSR एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमको ये करना है कि हम उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए सोसाइटी के लिए। यू आर टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द सोसाइटी, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, राइट? सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये सामाजिक उद्देश्य जो है वो हमारा फुलफिल होना चाहिए, उसको सबसे पहले हमको ध्यान में लेके चलना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कर्मचारी कहाँ काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन में, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को तो हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी आफ्टर सोसाइटी, ऑब्वियसली, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे उनका फुलफिलमेंट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी को अचीव करना है। कैसे अचीव करिएगा? आप सारे डिपार्टमेंट्स में मेक श्योर करिएगा कि जो आप ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हो वो प्रॉपर हो, वो सही तरीके से उनको नियुक्ति की गई हो, रिक्रूटमेंट किया गया हो, सिलेक्शन किया गया हो, ये सब चीज़ें आप आगे जानिएगा। तो ये जब प्रॉपर होगा तो क्या होगा? एक तो आपका इंडिविजुअल भी मोटिवेटेड रहेगा। जब इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहेगा, आप इसको कर्मचारी भी कह सकते हैं, तो आपका क्या अचीव होगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कैसे? वो काम करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या? आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए हम इस ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में लेके चलते हैं। अब हम थर्ड ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, वो है आपका फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल में हम क्या करते हैं कि आप सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका एम्प्लॉय प्लस आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों की नीड को जोड़ देते हैं। जब हम दोनों की नीड को जोड़ देते हैं तो वो आपका बन जाता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कार्यात्मक भी इसे कहा जाता है। इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये एम्प्लॉय को भी देखना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है। तो आगे आप बहुत बार पढ़िएगा कि वी हैव टू लिंक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। व्हाई सो? बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन बोथ ऑफ देम, तो आपका रिजल्ट विल बी वेरी पॉजिटिव। It will be positive and it will affect the organization as a whole in the society, right? उसका competitive advantage जो शुरुआत में बात की थी वो भी बढ़ेगा और उसका नाम भी आगे होते जाएगा, और people मतलब और organization में और employees आके ज्वाइन करना पसंद करेंगे। अब हम आते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। चौथा ऑब्जेक्टिव है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अरे ये पर्सनल होता क्या है? पर्सनल एज द नेम सजेस्ट, इसमें आप जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को मैं ई से डिनोट कर रही हूँ, ये एम्प्लॉय का पूरा ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में लेके चलते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करता है ना? तो डायनामिक का क्या मतलब हुआ कि थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, राइट? फैशन ट्रेंड हो गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती है ना? जैसे आपके फ़ोन पे आपको आता है ना एप्लीकेशन अपडेट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, आप क्या करते हो? तुरंत अपडेट कर देते हो। क्यों करते हो? ताकि नया फीचर ऐड ऑन हो। तो वही ले लीजिए भैया अब आपका एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ एक ही काम करते करते वो एक बोर्डम वाला पोजीशन पे रीच हो जाएंगे। अगर वो बोर्डम आ जाएगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? उनको ट्रेन करना, उनको नई नई चीज़ें सिखाना। इससे दो काम होगा, एक पंथ दो काज। पहला होगा कि उनका खुद का डेवलपमेंट होगा, उनको नई नई चीज़ें पता चलेगी। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में उनका लेवल भी बढ़ता जाएगा
और उनका काम करने का तरीका भी अच्छा होता जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगा। इसीलिए हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पर्सनल यहाँ पे कौन हो गए, आपके एम्प्लॉई। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर, जो बात करता है ह्यूमन कैपिटल। इसको हम मानव पूंजी भी कहते हैं। क्यों भाई ह्यूमन कैपिटल क्यों? ये तो पता है ना कि राइट पर्सन राइट प्लेस पे रहेगा तभी आपका डिपार्टमेंट आगे बढ़ सकता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाले बंदे को अकाउंट में घुसा दोगे तो क्या वो परफॉर्म कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो एकदम एफिशिएंट होना चाहिए। आप इसकी नियुक्ति ऐसे करिए कि अकाउंट्स में अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि भैया सीए का बंदा चाहिए, 4 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो आप लेके आओ। अगर आप वो लेके आओगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली डिपार्टमेंट में ही तो एफिशिएंसी उसको वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, कम नहीं होगी, राइट। इसीलिए हम फोकस करते हैं कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो सही मात्रा में होनी चाहिए। नमक स्वाद अनुसार तो सुना ही होगा, बिल्कुल वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है। फिर है आपका छठवां पॉइंट। ये 6th पॉइंट जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ HR पॉलिसी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई क्या कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको एक फॉर्म दे दिया, कुछ नहीं बताया कि आखिर आप उसमें करना कि आपको पता ही नहीं है, बस दे दिया, लो भाई करो भाई भरो, तो क्या आपको लगता है कि आप एकदम अप्रोप्रिएटली एकदम सही भर दोगे? नहीं, उसमें गलती होगी। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। तो वही है, जब कोई बंदा मतलब कर्मचारी या एम्प्लॉय पहली बार ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो भाई आप उसको HR पॉलिसी बताएंगे ना। क्यों बताइएगा? ताकि उसको पता रहे कि उसका राइट क्या है। सबसे पहले उसकी राइट क्या है, वो किसके पास जा सकता है जब उसको कोई दिक्कतें आएगी, है ना। तो ये चीज़ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम HR पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। इसमें आपका टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट का आ जाता है ना, कि क्या है, कैसे परफॉर्म करना, आपका डेजिग्नेशन क्या है। अपेंडिक्स में आपकी सैलरी पूरी डिस्क्राइब रहती है, प्रॉपरली आपका दिया रहता है कि पॉइंट नंबर A में आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, सारी चीज़ें मेंशन रहती है। आपके रिपोर्टिंग मैनेजर का डिटेल रहता है और इनफैक्ट आपको बताया जाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के में जो आपके जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो कौन कौन हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको किसको तुरंत अप्रोच करना है, आपका इमीडिएट मैनेजर या फिर आपके HR मैनेजर। सारी डिटेल्स आप ये पॉलिसीज़ में ना पूरे पुख्ता रखते हो। क्यों? ताकि आप इसको अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। जब आप कम्युनिकेट करोगे बंदे को तो उसको रिलैक्स भी लगेगा कि अच्छा चलो मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है, ठीक है। ये था आपका 6th पॉइंट। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पे। कहता है कि हमको 7th ऑब्जेक्टिव कहता है कि हमको मेंटेन करना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्यों मेंटेन करें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? क्यों मेंटेन करें, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल होती है, राइट। इसमें और हर कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा नहीं होता, उसमें बहुत सारे टेक्निकल जार्गन होते हैं, बहुत सारे टाइटल्स लगाए जाते हैं और फिर डिफाइन किया जाता है, बोला जाता है ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जब आपका डिफाइन रहेगा, मुझे जब पता रहेगा कि मेरा इमीडिएट मैनेजर कौन है,
तो क्या मुझे आसानी होगी, मुझे काम करने में, मुझे सारी चीज़ें बताएगा वो मैनेजर, राइट? तो ये सारी चीज़ें डिफाइंड रहेंगी। अगर वो डिफाइंड रहेंगी तभी आपका बंदा परफॉर्म कर पाएगा और कंफर्टेबली परफॉर्म करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर को हम ना क्या करेंगे, वेल डिफाइन कर देंगे। हम बता देंगे कि ये राम है, इसको इसके सीनियर रिपोर्टिंग मैनेजर शाम को रिपोर्ट करना है जब ये ज्वाइन करेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, ठीक है। ये जब आप इसको क्लियर कर दोगे, इनफैक्ट आप सारी अरेंजमेंट कर दोगे, सारे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दोगे कि क्या है क्या नहीं है, देन योर आउटपुट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप ही बताओ, पॉजिटिव होगी ना, वही ये हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके चलें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, जो कि आपका HRM ऑब्जेक्टिव का 8वां पॉइंट है। ठीक है, तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। आखिर क्यों हम एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करें ये सब चीज़ों में, कभी सोचा है? क्योंकि क्या होगा जब आप एम्प्लॉय को दीजिएगा थोड़ा सा काम के अलावा एक्स्ट्रा कि भाई तुम भी कुछ टीम के डिसीजन लेने में मेरी मदद करो, तो उसका क्या बूस्टअप होगा? मोरल। योर मोरल विल increase and you will feel motivated to work। आपको लगेगा कि चलो मेरे से राय पूछी जा रही है, मेरा राय मैटर करता है, तो चलो ये बहुत अच्छी बात है, हम भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। वो अपना इनपुट बढ़ाएगा, इनपुट ऑफ व्हाट, वर्क ना। तो ये सारी चीज़ें आपका, इसीलिए हम चाहते हैं ना कि जो भी आपका कर्मचारी है उसको हम जितना हो सके आपके टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, टीम एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट डिसीजन में इनकरेज करें, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ के अपना बता सके कि हाँ भाई हमको भी मौका मिला था, मेरी बात भी सुनी गई थी। इसमें वोट जब करते तो सबकी वोट लेते या एक की वोट लेते हैं? सबकी लेते हैं ना, कुछ इसी तरीके से आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है आपका 9th नंबर, 9वां पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये समझ लो कि आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सो? इससे पहले भी मैंने बताया कि ट्रेनिंग की नीड क्यों पड़ती है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, ताकि वो भी मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए, उसको लगे कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं अपनी स्किल को इन्हांस कर सकूँ। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका एक ही काम आपने 4 साल तक किया, कुछ आपने नया नहीं सीखा, उसी चीज़ को बार बार किए जा रहे हैं, तो क्या ये क्या आपको मोटिवेट करेगा दूसरे दिन सुबह उठ के काम पे जाने के लिए? नहीं, ये मोटिवेट आपको नहीं करेगा। तो यही बोर्डम को हटाने के लिए सबसे बड़ी बात है, बोर्डम हटानी है और अपने आप को एकदम अप टू डेट रखना है विथ इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा याद रखिएगा डायनामिक एनवायरनमेंट में ही चलता है। हमारा एनवायरनमेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो भी ले लीजिए वो डायनामिक इन नेचर होता है। इसीलिए HRM का एक बहुत ही मेजर फंक्शन या ऑब्जेक्टिव ही आप ले लो, वो बोलता है कि हमको बंदे को ट्रेन और डेवलप करना है। डेवलपमेंट ओवरऑल आप थोड़ा थोड़ा करके आप उसको बताते जाइए, धीरे धीरे। शुरुआत तौर पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ नहीं पता रहता है, तो मैनेजर क्या करता है, उसको धीरे धीरे सारी चीज़ों को बताता है कि पहले ऐसे करो, ईमेल एटिकेट बताएगा कि कैसे ईमेल बनाते हैं, टीम में कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध के कुछ
हम सिद्धांत के बारे में भी प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल बोलता है आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? पहले भी हमने बात किया इसके बारे में। राइट पर्सन एट राइट प्लेस। राइट पर्सन जो है आपको नियुक्त करना है सही डिपार्टमेंट में, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि आगे जाके अगर आप मान लीजिए आपने अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए किसी मार्केटिंग एडवाइज़र को रख लिया, थोड़ा बहुत काम उसको भी आता था अकाउंट का, तो उसने कर दिया। आगे जाके जब आपके पास बहुत मेजर प्रोजेक्ट आएगा तो क्या आपको लगता है कि वो उसमें परफॉर्म कर पाएगा? प्रोजेक्ट फेल भी तो हो सकता है क्योंकि उसको टेक्निकल नॉलेज अकाउंट्स की नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन। You have to put a right person at a right place so that they perform accordingly in the best interest of what? Organization। जब आप उसको नियुक्त कर रहे कोई डिपार्टमेंट में, प्रॉपर अपना प्लेस करो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तभी आगे बढ़ो। फिर दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। क्यों टीम स्पिरिट इंपॉर्टेंट होती है? हम क्यों बोलते हैं कि भाई एक साथ मिल के काम करिए, अलग अलग मत रहिए, यूनियन पे रहिए, इतना झगड़ा मत करिए? ये सब हम टीम स्पिरिट के बारे में कितना ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज जब आपको काम मिलता है ना, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मिलती है, आप अकेला बैठ के सब काम नहीं कर सकते हो। यू नीड समवन और रादर योर टीम मेट्स टू हेल्प यू आउट, क्योंकि सबका अलग अलग स्किल सेट होगा। ये याद रखिएगा। मे बी आप एक्सेल में अच्छे हो तो वो वर्ड में भी अच्छा हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हो सकता है। तीसरा बंदा आपका पावर पॉइंट में अच्छा है। जब आप तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई टीम स्पिरिट रखिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। हमेशा आप देखिएगा, आगे पढ़िएगा कि कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं टीम स्पिरिट रखोगे तो ही आगे आप बढ़ पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ हाई मोरल। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मोरालिटी का यूज क्यों है एचआरएम में? पहले भी बताया था ना कि क्यों है, अब फिर से जानते हैं। जब आप मोटिवेटेड रहते हो, है ना, तब आप अच्छा परफॉर्म करते हो या बुरा परफॉर्म करते हो? अच्छा परफॉर्म करते हो ना। इसीलिए हम जब भी अपने एम्प्लॉय को हमेशा बोलते हैं कि मोटिवेट करो, उनको इनकरेज करो कि वो नई नई चीज़ों को करे, डेवलपमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, है ना। That's why we are saying why we are doing this. We are doing this to increase their morale. When you're increasing their morale, सिर्फ खाली बोल के नहीं करना है, आप उसको इंसेंटिव दीजिए। इंसेंटिव कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बोनस और अदर मॉनेटरी इंसेंटिव। इस तरीके से जब उनका मोरल अच्छा रहेगा, दैट पर्सन विल परफॉर्म वेरी गुड, वेरी नाइसली। वो एक ऐसा अचीवर बनेगा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी खुश रहेगा, क्योंकि उसकी भी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ हाई मोरल। नेक्स्ट में आ जाते हैं जिसमें हम फोकस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट। क्यों हम फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट में? आगे ऑब्जेक्टिव में हमने कवर किया ना,
कि बोथ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, सबको साथ में लेके चलना होता है, राइट। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट बेसिकली आपका खुद का डेवलपमेंट, विकास होगा तभी आप कुछ नया कर पाओगे। आज के डेट पे आप बस बोल दो कि मैं यही जानता हूँ, मैं इससे आगे पढ़ना ही नहीं चाहता, तो क्या आपको लगता है कि आप आगे बढ़ जाओगे, डेवलपमेंट हो जाएगी आपकी? नहीं। अगर आप बोलोगे कि ठीक है बीकॉम ऑनर्स थर्ड को छोड़ देता हूँ, मैं सीधे बीकॉम ऑनर्स सिक्स की एग्जाम दे देता हूँ, ठीक है, बीच में जो आपका जो बच रहा है गैप वो कैसे कवर होगा? वो चीज़ नहीं जानेगा तो आगे का बेस कैसे बनेगा? कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो पहले आप उसका बेस बनाते हैं, आखिर हम क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, तब आप आगे धीरे धीरे अपना बेबी स्टेप्स लेते जाते हो। तो यही है ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में क्या होता है, हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, उनको हम इनकरेज करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड है वो लीजिए और तब आगे बढ़िए। खुद का विकास होगा तो डायरेक्टली आपका लिंक होता है ऑर्गेनाइजेशन के विकास से भी, तो उन सब का जब होगा तो प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली आपका इंक्रीज करेगी, कम्पिटिटिव एडवांटेज आपका इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सुना है? जरूर सुना होगा। वर्क इज वर्शिप, हम हमेशा कहते हैं वर्क इज वर्शिप। तो इसमें क्या है कि जो आपके श्रम है, जो आपके लेबर है, उनको भी तो आपको देखना होगा, उनका संपूर्ण विकास पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, देखना होगा कि भाई उनका भी तो मेंटेन रहे डिग्निटी, वो भी जो काम उनको आप दे रहे हैं वो अगर प्रॉपर कर रहे हैं तो आपको उनको वेतन देना है, वेज देना है, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। आप कैसे मेंटेन करिएगा उनकी डिग्निटी, उनको प्रॉपर वर्क कंडीशन प्रोवाइड करके, उनकी सारी नीड्स को थोड़ा ध्यान में रख के, ठीक है, वो सब करिएगा तो आपका अल्टीमेटली डिग्निटी इंक्रीज करता है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वर्क इज वर्शिप, राइट। काम करिएगा, काम जितना अच्छा होगा आपका आउटपुट उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बात करता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वार्तालाप एक तरफा होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए, खाली एक ही बंदा को सुनना चाहिए या फिर दोनों साइड से होना चाहिए? दोनों साइड से होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, नॉट अ वन वे प्रोसेस। जब आपका वन वे प्रोसेस होने लग जाए कम्युनिकेशन तो इट्स एन अलार्म कि आप कहीं गलत जा रहे हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये आपका सिर्फ एचआरएम में इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आप कोई भी सेटअप में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं रहेगी तो आप लोग के बीच में मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी। ओके, जो कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज होगी तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमेशा आप पढ़ोगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल रखिए, सुनने की कोशिश कीजिए, बी अ गुड लिसनर ऑलवेज। ये एक चीज़ पे हम मोटिवेट करते हैं, वो हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें एम्प्लॉय को आपने प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपनी बात को सामने रखिए, एम्प्लॉयर उसकी बात को सुन रहा है और उस पर अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। ये करने से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो होती है एक एम्प्लॉय की, ओके फाइन माय वॉइस इज बीन हर्ड, वो जो फैक्टर है वो कवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट के पास। ये बेसिकली जो जॉइंट मैनेजमेंट क्या है ना, ये फोकस करता है कि आपका एम्प्लॉय
जो रिलेशन है वो प्रॉपर रहे, जॉइंट रहे, अकाउंटेबल रहे। आप आज की डेट पे कोई आप काम दे रहे किसी बंदे को परफॉर्म करने के लिए, तो आप बस उसको अकाउंटेबल ना ठहराएं। उसके साथ साथ अगर आपने टीम को काम दिया है तो टीम अकाउंटेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि खराब हो गया तो तुम्हारी गलती है, तुमने ही किया था, नहीं। जॉइंट अकाउंटेबिलिटी लीजिए। प्रोजेक्ट सिर्फ एक बंदे को नहीं लिया जाता, कोई काम होता है वो अगर आपने टीम सेटअप किया है तो वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको उठाए, उस पर फोकस करें और फिर आगे बढ़ें। तो ये था आपका कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिद्धांत आपके मानव संसाधन प्रबंध के। तो अभी तक आपने क्या जाना? मीनिंग जाना, ऑब्जेक्टिव जाना और प्रिंसिपल्स जाना। इन सब को जानने के बाद आपको ये पता लगा होगा कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो पहला आता है कि इट ऑलवेज फोकसेस ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। तो इंडिविजुअल के ऊपर काफ़ी केंद्रित रहता है। क्यों इतना केंद्रित रहता है इंडिविजुअल के ऊपर? क्योंकि वही तो ह्यूमन रिसोर्स है जो आपका एंड रिजल्ट आपको दे रहे हैं। आपका आउटपुट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? उनकी मदद की वजह से। फाइनेंस है आपके पास, स्ट्रक्चर है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, मशीनरी है, सब कुछ है। तो आखिर मेन लूप में इसमें कौन आएगा? यह आएगा आपका ह्यूमन रिसोर्स। इसीलिए हम कोशिश बार बार बोलते हैं कि आपका ये इसमें चलते रहता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव पहला होता है। दूसरा होता है इम्पॉर्टेंस होता है, दूसरे में आते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक जगह पे अटक नहीं जाते हम, वो लगातार चलते रहता है। क्यों भाई? क्योंकि अरे आप एक बार का बस आप नियुक्ति तो नहीं करते ना, एक ही बार तो रिक्रूटमेंट करते नहीं, हमेशा करते रहते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, राइट। दैट्स व्हाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तीसरे पे आ जाते हैं जो होता है आपका परवेसिव। ये परवेसिव का मतलब होता है कि हर लेवल पे होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी हो गया आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये था आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थैंक यू।